How are you all? So let's start with the second topic, that is major historical development during the medieval period. In this video we will see that जो medieval period में क्या historical development हुए, जो बड़े major development थे उसके बारे में हम देखेंगे. So after the ending of the ancient period, at the end of the Gupta period, उसके बाद राजा हर्षवर्धन जो हुए, he was very powerful and he was the king of the कन्नौज. तो जो कि प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राजा हर्षवर्धन, और एंड पुलकेशिन सेकंड ने उनको डिफ़ीट किया था. आफ्टर दैट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ नहीं आई, और उसके बाद बाबर इंडिया में आया उज़्बेकिस्तान से. ही वॉज़ द किंग ऑफ फरगना. जो बाबर था वो फरगना का किंग था, उज़्बेकिस्तान से आया था इंडिया में. तो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो बैटल हुआ था, और फिर वो पृथ्वीराज चौहान इसमें मारे गए थे. तो इसके ये देखते हैं मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाय इन्वेडर इन वेरियस फील्ड. जो इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए और आके यहाँ सेटल हो गए, रहने लगे, उन्हीं ने बहुत सारे चेंजेस किए डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस. पॉलिटिकल चेंजेस राजनीतिक जो कि राजनीति के जो मैटर में जो चेंजेस होते हैं, देज आर कॉल्ड पॉलिटिकल चेंजेस. सोशल सामाजिक बदलाव, पॉलिटिकल जो मैंने राजनीतिक बदलाव. इकोनॉमिक चेंजेस मींस जो मनी रिलेटेड चेंजेस हैं, जैसे कि जो राजा आता था वो अपने कॉइन्स, अपने करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, और कई सारे टैक्स सिस्टम भी चलाए गए, जजिया और ऑल, ये सब जानते होगे आप. इन द मिडिवल पीरियड जजिया कर वगैरह ये सारे आप इस अभी चैप्टर्स में पढ़ोगे 7th क्लास में, ठीक है. तो मिडिवल पीरियड में ये सारे चेंजेस हुए रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. तो इन्वेडर टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष. जो किंग हर्ष थे, जो जिनको हर्षवर्धन बोला जाता है, तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई इंडिया में, हमारी कंट्री में. तो इसका जो बेनिफिट लिया, एडवांटेज जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे उन्होंने लिया, और अपने एम्पायर्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. The main invading tribe which came to India were the Turk, Afghans, Persian and Mongol. जो मेन ट्राइब्स जो इंडिया आई थी, इंडिया में उन्होंने इन्वेड किया, घुस गए, वो लोग थे तुर्किस, अफगान्स एंड पर्शियन एंड मंगोलियंस. तो ये सारे लोग आए थे सेंट्रल एशिया से. दीज इन्वेडर्स स्पेशली द तुर्क एंड मंगोल हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. इन चारों में से जो तुर्क और मंगोल्स थे, इन लोगों ने, इनकी वजह से जो मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल सल्तनत और मुग़ल एम्पायर यहाँ पर आया. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बाबर यहाँ जो आया था 14th सेंचुरी में, बाबर 12th सेंचुरी 13, यस, बाबर आया था. बाबर जो था वो मदर साइड से मंगोलियन था, और फादर साइड से वो तुर्की था. तो ही वॉज द, हम कह सकते हैं कि मुगल्स वर द मिक्स्ड रेस ऑफ द तुर्क एंड मंगोल. तुर्क और मंगोल से जो बने हैं वो मुगल्स हैं, ठीक है. तो इनका बहुत इम्पैक्ट रहा है, एज यू ऑलरेडी नो कि बाबर से मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, और फिर वो 16th सेंचुरी तक रही. एंड औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, एंड बहादुर शाह जफ़र वाज द लास्ट किंग ऑफ द लास्ट मुग़ल एम्परर इन द हिस्ट्री, ठीक है. उसके बाद मुग़ल साम्राज्य पूरा ख़त्म हो गया. अब देखिए जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जैसे कि महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी, ये जो थे, उन्होंने, आपको पता है, ही इन्वेडेड India number of time, plundering Somnath number of times, and in 1192 he defeated Prithviraj Chauhan and followed by other Turk founded in the Delhi Sultanate. बहुत सारे तुर्की लोग आए और दिल्ली, मतलब दिल्ली में अपनी सल्तनत बनाई. तो द मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल तुर्को मंगोल रूलर. मुगल्स को मोस्ट पावरफुल तुर्को मंगोल रूलर कहा जाता है, क्योंकि मुगल्स जो है वो तुर्की और मंगोलियन से ही आए थे. मतलब इनकी मदर्स जो मंगोलियंस थी, बाबर की जो मदर मंगोलियन थी और फादर वो जो थे वो तुर्की थे, ठीक है. फरगना का वो राजा था
बाबर, और इंडिया आके उसने यहाँ पे सेटल हो गया। तुर्को मंगोल हु अपरूटेड द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड गेव अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू ओवर कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बन गई और बहुत सारे चेंजेस हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई और बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने अपना रूल किया। चेंजेस वर मेड एट द सोशल इकोनॉमिक लेवल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आए, समाज में बहुत सारे बदलाव किए गए, कास्ट सिस्टम आया, जाति सिस्टम आया, एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आए। कर देना होता था आपको, एक लिमिटेड अमाउंट, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी आपको देनी ही पड़ती थी, ठीक है ना। ऐसे एग्रीकल्चर का भी एक्सटेंशन हुआ, एग्रीकल्चर से जो पैसा आता था वो देना होता था, एंड वॉज मार्क्ड एज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और खेत में इसी तरीके से फिर जंगलों की कटाई होने लगी और जिससे कि एग्रीकल्चर हो पाए, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कास्ट, जाति सिस्टम, ये काफ़ी सारी चीज़ें आई उस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी कि आप किस कास्ट से हो, किस जाति से हो। द इन्वेडर ब्रॉड विद दैम न्यू आइडिया, जो इन्वेडर्स थे, ये लोग जो थे, इन लोगों ने नए आइडियाज़ लाए, और जिससे कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को डेवलप करना चाहेंगे ही, तो इस तरीके से पर्शियन व्हील फॉर इरीगेशन, एक व्हील, 2 व्हील्स होते हैं बड़े बड़े, वो पानी को एक चैनल के थ्रू पास आउट करते हैं इरीगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए खेतों की, जिससे कि अच्छा एग्रीकल्चर हो पाए। एज यू ऑलरेडी नो कि एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ना इन आवर कंट्री। एंड द स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग क्लोथ्स, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा आया कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सारे इन्वेंशन, ऐसे सारे न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस हुए, एंड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन। अब जैसे कि जब ये मुगल्स आए उस टाइम पर सेंट्रलाइजेशन का एक आइडिया आया कि जैसे कि एक स्टेट को सेंटर बना देंगे, और वो सेंट्रल वहाँ पे मेन जो एम्परर हैं वो रहेंगे, और वहाँ से जो भी रूल्स और लॉज रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो सारे रीजनलाइजेशन मतलब एक रीजन बना देना, एक रीजन में 12-15 जगहों को मतलब ऐड कर देना, दूसरे रीजन में 12-15 जगहों को एरियाज़ को ऐड कर देना। तो ऐसे 12-15 एरियाज़ को ऐड कर करके रीजन्स बनाए गए, और उन रीजन्स को कौन देखेगा, सेंटर में जो राजा का जो, जैसे मान लीजिए दिल्ली सेंटर रहा था, आगरा सेंटर रहा था, तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है कि सेंटर से जो भी फिर लॉज एंड ऑर्डर जो पास होंगे वो सारे रीजन्स में एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस आया, और बट देवर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंट तो होंगे एक दूसरे पर, एंड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर, एंड मेजर डेवलपमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस प्लेसेस इन हिंदुज़म लाइक द, और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, मेजर चेंजेस आए, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आया, जिसमें ये बताया गया कि हमें भगवान मतलब मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड के प्रति, हमें भगवान के प्रति हमें डिवोटी होना चाहिए, प्यार, हर किसी से प्यार करो, अच्छे से रहो, हारमोनी, एकता होनी चाहिए अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब सूफी और भक्ति मूवमेंट में इंसानियत को, मानवता को सबसे ऊपर रखा गया, ना कि जाति हो किसी और चीज़ों को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर हिस्टोरिकल development during the medieval period. So I hope you have understood well. Even after that, if you have any query, then do just comment in the comment box. I will sort it out your problem. सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री में देख लीजिए कि हमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता पड़ता है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जो पत्थरों पे लिखा होता है, क्वाइंस के थ्रू, बिल्डिंग्स और स्कल्पचर जो बने हुए हैं बेटा इन ऑल ओवर इंडिया, आप देखते ही हो कितने सारे ओल्डन स्कल्पचर्स बने हुए हैं। हम्पी चले जाइए, अजंता एलोरा और ताजमहल आप देख ही रहे हैं, लाल किला, ये सारे आपको क्या मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, पेंटिंग्स मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस topic. Thank you and have a nice day.